सोचिए, क्या प्राचीन दर्शन या फिलॉसफी कभी किसी के लिए सचमुच जिंदा बचने का टूल हो सकती है? आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम ठीक यही समझने वाले हैं। चलिए सीधे चलते हैं 1750 ईस्वी में रोमन साम्राज्य के किनारे बने एक मिलिट्री कैंप में, जहां हालात इस वक्त बेहद तनावपूर्ण हैं। धरती का सबसे ताकतवर इंसान अपने तंबू में ठंड से कांप रहा है। उसे क्रॉनिक दर्द है और तभी उसे एक भयानक खबर मिलती है। उसके सबसे भरोसेमंद जनरल एविडियस कैशियस ने बगावत कर दी है और मिस्र से आने वाली अनाज की अहम सप्लाई पर कब्जा कर लिया है। अब जरा सोचिए, एक सम्राट को ऐसे गद्दार के साथ क्या करना चाहिए? नॉर्मली ऐसे हालात में तो बस भयानक कत्लेआम होता है ना? लेकिन मार्कस ऑरेलियस ने कुछ ऐसा किया जो हैरान करने वाला था। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि इस गद्दार को जिंदा पकड़ा जाए। यहां तक कि उन्होंने रोमन सीनेट को चिट्ठी लिखकर साफ कह दिया कि विद्रोहियों को फांसी पर लटकते हुए देखने से तो अच्छा है कि वो खुद अपनी जान दे दें। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि भाई, जिसके पास इतनी बेतहाशा ताकत हो, वो इंसान इतना अकल्पनीय संयम कैसे दिखा सकता है? उनका ये पूरा सफर काफी दिलचस्प रहा है। अगर हम उनके शुरुआती दिनों को देखें तो 121 ईस्वी में एक अमीर परिवार में जन्मे मार्कस बचपन से ही थोड़े अलग थे। सोचिए, सिर्फ 12 साल का एक लड़का जो जानबूझकर एक खुरदुरे कंबल में जमीन पर सोता है क्योंकि उसे एक दार्शनिक की तरह जीना था। 138 ईस्वी में सम्राट हेड्रियन ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुन लिया और फिर 161 ईस्वी में 40 साल की उम्र में उन्हें रोमन सम्राट का वो ताज पहनाया गया जो उन्हें कभी चाहिए ही नहीं था। उन्हें तो डरावने सपने आते थे कि उनके कंधे हाथी दांत के बन गए हैं जो इस ताज के भारी बोझ तले कुचले जा रहे हैं। और उनका ये डर सही भी था। सिंहासन पर बैठते ही उनकी सालों की शांतिपूर्ण तैयारी एक झटके में चकनाचूर हो गई। खजाना बिल्कुल खाली था और एक साथ 3 महाविनाश उनके सामने खड़े थे। पूरब में पार्थियन युद्ध शुरू हो गया। फिर आया एंटोनाइन प्लेग, जिसने देखते ही देखते आबादी का करीब 10 से 20% हिस्सा खत्म कर दिया। और ऊपर से डैन्यूब नदी पार करके आ रहे जर्मनिक कबीलों के भयानक हमले। इन 3 भयंकर संकटों के बीच जब दुनिया पूरी तरह ढह रही थी और उनके सह सम्राट की भी मौत हो चुकी थी, तब मार्कस ने क्या किया? उन्होंने कोई पब्लिक घोषणा पत्र नहीं लिखा, बल्कि कुछ ऐसा लिखा जो बहुत बहुत निजी था। उस प्राइवेट डायरी का असली ग्रीक नाम था टा इज हिटन, यानी अपने आप के लिए, जिसे आज पूरी दुनिया मेडिटेशंस के नाम से जानती है। सबसे कमाल की बात यह है कि इसे कभी पब्लिश करने के लिए लिखा ही नहीं गया था। ये तो एक मिलिट्री टेंट के अंदर लिखे गए सर्वाइवल नोट्स थे, ताकि उस खौफनाक माहौल में वो अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकें। तो चलिए जरा गहराई से उस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं जो उनके दिमाग में चल रहा था। हम बात कर रहे हैं स्टोइसिज्म की। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जिसकी नींव 400 साल पहले ज़ीनो नाम के एक व्यापारी ने रखी थी, जिसका जहाज समंदर में डूब गया था। इस माइंडसेट को अच्छे से समझने के लिए हमें लोगोस के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। लोगोस का मतलब है वो यूनिवर्सल लॉजिक या व्यवस्था जो इस पूरी दुनिया को चला रही है। इसी विश्वास ने मार्कस को ये सोचने पर मजबूर किया कि भले ही वो रोमन सम्राट हैं, लेकिन असल में वो भी ब्रह्मांड के एक आम नागरिक ही हैं और हम सभी इंसान इसी यूनिवर्सल लॉजिक का हिस्सा है। और ये चीज स्टोइसिज्म के कोर प्रिंसिपल यानी डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। सोचिए, एक तरफ है एपिक्टेटस, जो एक अपाहिज पूर्व गुलाम थे और जिनका अपने खुद के विचारों के सिवा किसी और चीज पर कोई हक नहीं था। और दूसरी तरफ है मार्कस ऑरेलियस, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान थे। ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के होकर भी इस एक विचार से जुड़े थे कि सच्ची आज़ादी कहीं बाहर नहीं, बल्कि सिर्फ इंसान के अपने मन में होती है। इन दोनों ही महान लोगों ने बात बहुत गहराई से समझ ली थी कि बाहरी घटनाओं पर हमारा कोई बस नहीं है। मान लीजिए, अगर कोई महामारी फैलती है तो उसे रोकना हमारे हाथ में नहीं है। असली दर्द उस घटना से नहीं आता, बल्कि इस बात से आता है कि हम उस सिचुएशन को कैसे जज करते हैं। अपनी सोच बदलना ही दर्द से बचने का एकमात्र रास्ता है। मार्कस का मानना था कि असली शांति आपको किसी शांत सी जगह या पहाड़ों में भागने से कभी नहीं मिलेगी। सच्ची शांति तो तब मिलती है जब इंसान अपने ही मन के भीतर शरण लेता है। एक ऐसा मजबूत अभेद्य किला जिसे उन्होंने इनर सिटाडेल यानी आंतरिक किला कहा। अब इस मानसिक किले को मजबूत कैसे किया जाए, इसके लिए वो हर दिन 3 डिसिप्लिन्स यानी अनुशासन का अभ्यास करते थे। पहला था जजमेंट, यानी चीजों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखना। दूसरा एक्शन,
यानी जो भी करो सबके भले के लिए करो। और तीसरा था डिजायर, जिसका मतलब है कि जो चीजें हम बदल नहीं सकते उन्हें बस स्वीकार कर लेना। दुनिया के भ्रम को तोड़ने के लिए वो खुद को बार बार याद दिलाते थे कि उनका वो शाही जामुनी चोगा और कुछ नहीं, बस मरी हुई भेड़ की ऊन है जिसे मछली के खून से रंगा गया है। तीसरे अनुशासन में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, अमोर फाटी, यानी अपने भाग्य से प्यार करना। जिंदगी में जो भी आए उसे सिर्फ झेलना नहीं है बल्कि पूरी तरह से अपना लेना है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई जानलेवा बीमारी सामने आ भी जाए जिसे आप रोक नहीं सकते, तो भी आपका पूरा कंट्रोल इस बात पर है कि आप उस दौरान कैसा व्यवहार करते हैं। इसके अलावा वो एक और बहुत कड़ा मानसिक अभ्यास करते थे जिसे मेमेंटो मोरी कहते हैं। इसका मतलब है याद रखो कि एक दिन मरना है। अपने ईगो को काबू में रखने के लिए वो खुद को ब्रह्मांड के नजरिए से एकदम ऊपर से इमेजिन करते थे। वो खुद को याद दिलाते रहते थे कि दुनिया के बड़े बड़े सिकंदर और महान विजेता सबके सब अंत में एक ही मिट्टी में मिल जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया ने इस प्राचीन ज्ञान को एक स्वार्थी और दिखावटी हसल कल्चर वाले ट्रेंड में बदल दिया है। इसलिए हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इंटरनेट पर दिखने वाले मिथक और ऐतिहासिक सच्चाई में आखिर क्या फर्क है। समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि मार्कस कोई भावना रहित, हर वक्त बस काम में लगे रहने वाले अल्फा मेल नहीं थे। इंटरनेट आज जो दावा करता है उसके बिल्कुल उलट मार्कस एक क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहे थे और दर्द से बचने के लिए अफीम मिली हुई दवा लेते थे। हमारी और आपकी तरह उन्हें भी सुबह उस गर्म बिस्तर से उठने में बहुत आलस आता था और घबराहट होती थी। उनके लिए ये फिलॉसफी कोई पर्सनल लाइफ हैक नहीं थी जिससे वो अमीर बन सके। उनका मानना था कि जो मधुमक्खी के छत्ते के लिए बुरा है वो मधुमक्खी के लिए भी बुरा है। उनका दर्शन पूरी इंसानियत के सामूहिक छत्ते की सेवा करने का एक कठोर पॉलिटिकल कर्तव्य था। चलिए अब हम अपनी कहानी में वापस उसी गद्दार जनरल कैशियस की तरफ लौटते हैं। उसका वो खतरनाक विद्रोह सिर्फ 3 महीने में ही खत्म हो गया था क्योंकि उसके अपने ही सैनिकों ने तंग आकर उसकी हत्या कर दी थी। इस बगावत के खत्म होने पर मार्कस ने जो किया वो सच में हैरान करने वाला था। एक खूनी बदले को रोकने के लिए और खुद को कानूनी रूप से उन साजिशकर्ताओं को माफ करने पर मजबूर करने के लिए मार्कस ने कैशियस की सारी सीक्रेट चिट्ठियों को बिना पढ़े ही आग के हवाले कर दिया। हालांकि इतनी गहरी बुद्धिमानी के बावजूद उनके शासनकाल में एक बहुत बड़ी विफलता भी रही। उन्होंने रोमन साम्राज्य अपने अयोग्य बेटे कोमोडस के हाथों में सौंप दिया, जो सिर्फ 16 साल की उम्र में सह सम्राट बना और आगे चलकर एक ऐसा क्रूर तानाशाह साबित हुआ जिसने पैक्स रोमाना यानी सालों से चली आ रही रोमन शांति को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। और फिर 180 ईस्वी में एक मिलिट्री कैंप में ही मार्कस ने अपनी आखिरी सांस ली। समय का पहिया घूमा और वो विशाल रोमन साम्राज्य धीरे धीरे धूल में मिल गया। लेकिन सबसे अचरज की बात देखिए, वो अंतरंग डायरी जिसे उन्होंने कभी किसी के पढ़ने के लिए लिखा ही नहीं था, वो आज 1800 से भी ज्यादा सालों के बाद भी पूरी तरह सुरक्षित है। इस पूरे विश्लेषण से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सच्चा दर्शन सिर्फ किताबों में पढ़ने की कोई थियरी नहीं है, बल्कि ये हर दिन किए जाने वाला एक बेहद कठिन अभ्यास है। मार्कस की वो डायरी हमारे सामने एक बहुत ही सीधी और बेबाक चुनौती पेश करती है। एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए, इस पर बहस करना बंद करो और खुद एक अच्छे इंसान बनो। तो ऐसे में एक सवाल हम सबके सामने है, क्या आज के इस भागदौड़ भरी आधुनिक दुनिया में हम सिर्फ बातें करने के बजाय असल में उस अच्छे इंसान के रूप में जीने की चुनौती स्वीकार कर सकते हैं?